दाई हाउ के कमांडर नजर आते हैं और दूसरी तरफ जबरदस्त धमाके हो रहे होते हैं। वो भी ये देखकर हैरान रह जाता है कि दुश्मनों के पास कितने खतरनाक हथियार हैं। इसी बीच एक विशाल टुकड़ी पर बड़ा अटैक होने ही वाला होता है, लेकिन तभी सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वहां एक परछाई प्रकट होती है। वो है दाई हाउ। दाई हाउ व्हाइट टाइगर स्काई ब्रेकिंग पाम और प्रोटेक्टिंग नापाम जैसी शक्तिशाली तकनीकों का इस्तेमाल करता है। वो लगातार अपने सोल्जर्स को बचाने के लिए हमले करता है। वो सोच में पड़ जाता है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन यही तो दाई हाउ को एक लेजेंडरी कमांडर बनाता है। फिर कमांडर जाओ कहते हैं कि स्थिति बहुत ही क्रिटिकल है और मार्शल से वापस जाने की बात करते हैं, मगर दाई हाउ साफ मना कर देता है, मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। आखिर में वो सभी को आदेश देता है कि फ्लाइंग सोल गाइड को एक्टिवेट करो, और सभी एक साथ वहां से निकलने की तैयारी करते हैं। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि जो प्रोटेक्टिव बैरियर बनाया गया था उस पर लगातार एक के बाद एक हमले हो रहे होते हैं। वही कमांडर की हालत भी ठीक नहीं लग रही थी। फिर सभी सैनिक उसकी बात मानकर अपनी फ्लाइंग पावर को एक्टिवेट कर देते हैं, लेकिन उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। जैसे ही नजर क्लिफ पर पड़ती है, सब हैरान रह जाते हैं। वहां लेवल 8 के फिक्स टाइप सोल गाइड बम लगे होते हैं। वांग डंगर भी कहती है कि मामला बेहद खतरनाक है, और हु भी हैरान होकर पूछता है, क्या इन लोगों ने सच में इतनी भारी तबाही के हथियार यहां फिट कर दिए? अगले ही पल पूरी क्लिफ में ब्लास्ट होने लगता है। तभी व्हाइट टाइगर आगे बढ़ता है और अपनी लेजेंडरी पावर एक्टिवेट करता है। उसका दूसरा बेटा भी उसे देखकर कहता है कि आप वाकई एक खतरनाक लेवल के कमांडर हो। व्हाइट टाइगर लगातार बैरियर को और मजबूत करता है ताकि अपनी आर्मी को बचा सके, और धीरे धीरे सोल्जर्स बैरियर के अंदर आने लगते हैं। कमांडर जाओ फिर कहता है कि सिचुएशन बहुत खराब है, मार्शल को यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन मार्शल पहले ही तय कर चुका होता है, वो अपने सोल्जर्स को छोड़कर नहीं जाएगा। इधर ओयुहा और वांग देखते हैं कि कई सैनिक अपनी जान गंवा रहे हैं और दुश्मन के हमले अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहे, जैसे आसमान से मौत की बारिश हो रही हो। अटैक्स लगातार हो रहे थे, और तभी हुयुहाओ सोच रहा होता है कि क्या उसे मदद के लिए जाना चाहिए। उसके दिल में अपने पिता दाई हाउ के लिए नफरत थी, लेकिन मौजूदा हालात देखकर वो कंफ्यूज था। वांग डंगर उसे बुला रही होती है और खुद भी कई सोल्जर्स की जान बचा रही थी। हालात और बिगड़ते जा रहे थे, एक के बाद एक सोल्जर्स मारे जा रहे थे। इस क्रिटिकल सिचुएशन में दाएं हाउ भी अब हालात नहीं संभाल पा रहे थे। तभी एक और सैनिक की मौत हो जाती है। वो था जाओ, जिसकी हालत बेहद खराब थी। जाओ सोचता है कि अगर हम यहां न होते तो शायद कमांडर बच जाते। वो कहता है कि मैंने व्हाइट टाइगर आर्मी ज्वाइन करते वक्त कसम खाई थी कि जान देकर भी मार्शल और अपने देश की रक्षा करूंगा। फिर वो सभी से कहता है कि जो सही लगे वही करना, और खुद अपनी जान कुर्बान करने का फैसला कर लेता है। दाई हाउ उसे रोकते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन जाओ कहता है, मार्शल, मैं अपनी लॉयल्टी निभा रहा हूं। और फिर वो क्लिफ से कूदकर अपनी जान दे देता है, एक पल जो सबके रोंगटे खड़े कर देता है। अब जब बाकी सोल्जर्स ने जाओ का बलिदान देखा तो वे भी कहने लगे कि वे अपने कमांडर के लिए जान देंगे। कुछ सैनिक तो सच में अपनी जान देने लगे। ये देखकर हुयुहाओ और दाया हाउ दोनों भावुक हो उठते हैं। हुयुहाओ अपने सारे गिले शिकवे भूलकर व्हाइट टाइगर दुके के पास आता है और उसे एक खतरनाक वेपन देता है। कहता है कि इसका इस्तेमाल दुश्मनों को हराने में करो। दाया उसे लिटिल ब्रदर कहकर धन्यवाद देता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि सन एंड मून एम्पायर का खतरनाक डिवाइन नीडल आर्टिफैक्ट, जो लेवल 9 का सोल फाइटिंग स्पिरिट टूल है, एक्टिवेट किया जा रहा होता है। हुयू इस बीच अपनी मेंटल डिटेक्शन पावर से एक सोल्जर को खतरे में देखता है और तेजी से जाकर उसे बचा भी लेता है। हालांकि और भी कई सैनिक जान गंवा रहे होते हैं। वो एक एक करके कई सोल्जर्स को बचा रहा होता है, लेकिन बाकी सोल्जर्स अब भी बलिदान देने को तैयार थे। वहीं दूसरी तरफ मार्शल दुके पहाड़ का इस्तेमाल करके उस डिवाइन नीडल वेपन को एक्टिवेट कर देते हैं। वेपन का पावर देखकर सब हैरान रह जाते हैं। ये इतना खतरनाक होता है कि सामने खड़े एक्सट्रीम दुश्मनों को भी खत्म कर सकता है। एक मिस्टीरियस व्यक्ति भी कहता है कि ये वेपन इनके पास कैसे आ गया, ये तो बहुत ही खतरनाक है। दुश्मन डर जाते हैं और कहते हैं कि अब तो हमें यहां से निकलना चाहिए। आखिरकार कुछ सोल्जर्स की जान बचा ली जाती है, लेकिन जंग अब भी जारी है। बाकी सारे सोल्जर्स अपनी जान गंवा चुके थे। हुआ हैरान था कि ये लोग व्हाइट टाइगर डुके के लिए इतनी कुर्बानी क्यों दे रहे हैं। क्या वो सच में इतने महान कमांडर हैं? दाया हाउ अपने साथियों की जान जाते देख भावुक हो उठता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जो दिखाता है कि वो एक नरम दिल इंसान है। तभी वहां एंट्री होती है गॉडेस ऑफ लव की,
जो कहती है कि सेकंड असेसमेंट पूरा हो गया है और वो बहुत खुश है। हुआ और वांगडों की हालत देखकर हुआ पूछता है कि क्या उन्हें बचाया जा सकता है। गॉडेस ऑफ लव कहती है हाँ, और अपने प्यार का जादू चलाती है। धीरे धीरे सभी मरे हुए सोल्जर्स इंक्लूडिंग जाओ जिंदा हो जाते हैं और उनकी चोटें भी ठीक हो जाती है। ये मिराकुलस सीन सबको बेहद खुश कर देता है और सब मिलकर इस भाईचारे को सेलिब्रेट करते हैं। दूसरी ओर दाया हाउ अब हुयू हाउ को गौर से देखता है और सोचता है आखिर ये लड़का है कौन जिसने मेरी इतनी मदद की। हयो हा और वांगडोंग भी चारों ओर देखते हैं और गॉडेस ऑफ लव के चमत्कार से बहुत ग्रेटफुल महसूस करते हैं। इसके बाद गॉडेस ऑफ लव बताती है कि अगला टेस्ट कैनकुन वेले काल थर्ड लेवल होगा, जो एक सच्चा एडवेंचर साबित होगा, और ये कहकर वो गायब हो जाती है। अंत में हुआ और वांग डोंग एक साथ खड़े नजर आते हैं एक नई शुरुआत की ओर। यहां पता चलता है कि अगर हुआ इस लेवल को पास कर लेता है तो उसके साथियों को यहां से जाने की इजाजत मिल जाएगी और गॉडेस ऑफ लव एक रिवॉर्ड भी देगी। तभी हुआ और वांगडोंग किसी जगह गिर रहे होते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक वांगडोंग गायब हो जाती है और हुआ अकेला रह जाता है। सीन कट होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सो शंसी के घर, जहां सख्त सुरक्षा है। यहां एक खतरनाक रिचुअल हो रहा होता है। एक लड़की को चेन से बांधा गया है और सामने सुश खड़ा मुस्कुरा रहा है, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी लवर जियांग नानान है। सुश उसे देखकर शर्माता है, लेकिन तभी उसे किसी के आने का एहसास होता है और वो वहां से गायब हो जाता है। थोड़ी देर में जियांग नानान को होश आता है और वो देखती है कि कोई भागा है। तभी एक बंदा आकर चिल्लाता है कि यंग मास्टर को पकड़ो। दूसरी ओर सोल स्ट्रिपिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और जियांग नानान बेहद दर्द में थी। वो चिल्लाती है कि तुम मुझे मेरे सबसे पेनफुल पास्ट की मेमोरी क्यों दिखा रहे हो, लेकिन ये मेमोरी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी होने वाली है। तभी एक व्यक्ति वहां आता है जो सुशंसी की ओर से काम कर रहा होता है। उसका मकसद ब्लड लाइन को जगाना होता है और इसके लिए उसे मार्शल सोल इवॉल्व करवाने वाली चीज की जरूरत थी, जो सिर्फ जियांग नानान के पास थी। आखिर में उसे इस दर्द से आजाद कर दिया जाता है। अब वो आदमी पैसे फेंककर कहता है कि माफ करना, ये सेरेमनी अब कैंसिल हो गई है। जियांग नानान रोते हुए कहती है लेकिन आपने तो वादा किया था कि आप मेरी मां को बचाओगे। मुझे वो शान, वो डिवाइन पल चाहिए। प्लीज मेरी मदद करो। वो आदमी जवाब देता है कि जब सेरेमनी हो ही नहीं पाई तो मैं अपना वादा कैसे निभाऊं। दरअसल ये एक बेहद खतरनाक मार्शल सोल स्ट्रिपिंग रिचुअल था, जिसमें जरा सी भी गलती जान ले सकती थी या किसी को हमेशा के लिए अपाहिज बना सकती थी। इसके लिए सैक्रिफाइस जरूरी था और जियांग नानान तैयार थी, क्योंकि उसे अपनी मां को बचाना था। वो बहुत दुखी और परेशान होकर कहती है अगर मां को बचाना जरूरी ना होता तो मैं ये कभी नहीं करती, और वहां से भाग जाती है। अब हमें प्रेजेंट की जियांग नानान दिखती है जो ये सब देख रही थी। उसका गुस्सा और नफरत सो शंसी के लिए और बढ़ जाती है। वो एक जगह पहुंचती है जहां सुशी बहुत गुस्से में होता है और वही एक आदमी उसे समझा रहा होता है कि शान, वो मार्शल सोल को फ्यूज करने के लिए ब्लैक टॉर्टोइस और स्नेक के फ्यूज की जरूरत है और इसके लिए सैक्रिफाइस जरूरी है। लेकिन सुशी गुस्से में कहता है तुम सच में सोचते हो कि मैं किसी की कुर्बानी लेकर खुद को इवॉल्व करूंगा? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं फैमिली इनहेरिटेंस के लिए किसी की जान नहीं लूंगा। तभी वो आदमी सुशी को फिर समझाने की कोशिश करता है अगर हम उस लड़की का मार्शल सोल स्ट्रिप कर लें तो सब कुछ आसानी से हो जाएगा, हमारा पूरा प्लान कामयाब हो जाएगा। लेकिन सुशी गुस्से में जवाब देता है तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने साफ कहा है मैं ये रिचुअल नहीं करूंगा। अगर मैं खुद इसे पूरा नहीं कर सकता तो किसी और की मदद नहीं लूंगा। इसका मतलब मैं अभी इस शान, वो विरासत के काबिल नहीं हूं। फिर वो कहता है मेरी फैमिली को खुद जाकर समझाऊंगा और उस लड़की का ध्यान रखना। फैमिली ट्रेजर में जो शान, वो मैजिक पिल है, वो उसे रिस्पेक्ट के साथ दे देना। आदमी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सुशी कहता है जो कहा है वही करो, और चला जाता है। वो अनजाने में जियांग नानान के पास से होकर निकलता है, जो ये सब देख सुन रही होती है। उसे सच्चाई समझ आ जाती है। सुशी ने कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसे बचाने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद सुशी फिर से लौटता है और नानान से कहता है ये पिल ले लो, तुम ठीक हो जाओगी और अपना ख्याल रखना। नानान भावुक होकर कहती है क्या ये सच है? तुम नहीं चाहते थे कि मैं सैक्रिफाइस करूं? सुश, मैंने तुम्हें गलत समझा। और तभी पीछे से खुद सुशी फिर से वहां आ जाता है। सुशी भावुक होकर कहता है नहीं, ये सब मेरी ही गलती है। मैंने तुम्हारी मेमोरीज देखी, वो सच में बहुत दर्दनाक थी। शायद मैं भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हूं।
लेकिन जियांग नान जवाब देती है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम खुद को दोष क्यों दे रहे हो? तभी सुशी कहता है, अगर मेरे पास गॉड ऑफ लव का एग्रीमेंट ना होता तो तुम ये दर्द दोबारा महसूस नहीं करती। काश मैं इसे बेहतर तरीके से संभाल पाता। वो बहुत गिल्टी फील कर रहा था, लेकिन जियांग नान मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं, अब लगता है मैं सही जगह पर आई हूं, क्योंकि शायद मेरी मां का कोई इलाज है ही नहीं। अब जब आखिरी वक्त पास है तो मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ रहो, और माफ करना जो मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। आज सब सच सामने आ गया है और मैं हल्का महसूस कर रही हूं। सुशी उसका हाथ पकड़कर कहता है, क्या अभी तुम मुझे चाहती हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। नानान जवाब देती है, पहले मेरी मां से मिलने चलो। फिर सीन कट होता है और अगला दिन दिखाया जाता है, जब नानान अपनी मां से बात कर रही थी। उसकी मां कहती है, तू हमेशा से बहुत समझदार बच्ची रही है, मुझे उम्मीद है कि तेरा भविष्य बहुत अच्छा होगा। और सबसे जरूरी बात, अब खुद से प्यार करना सीख जा। सबको पता था कि ये उसका आखिरी वक्त है, इसलिए नानान रोने लगती है और कहती है, मां, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मेरे पास बहुत अच्छे दोस्त और महान टीचर्स हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मुझसे प्यार करते हैं। वो मुस्कुराकर इशारा करती है सुशी की तरफ। जैसे ही जियांग नान अपनी मां से विदा लेती है, वो रोते हुए कहती है, मां, अब मैं अकेली नहीं हूं, आप हमेशा मेरे दिल में रहेंगी। सुशी भी भावुक हो जाता है। नानान की मां उसे और सुश को पास बुलाती है और दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ में थमा देती है। वो मुस्कुराकर कहती है, तुम जैसी बेटी पाकर मुझे बहुत खुशी है। और फिर वो शांति से स्वर्ग सिधार जाती है। इसके बाद सुशी जियांग नान की ओर प्यार से देखता है और कहता है, मैं पूरी जिंदगी तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जो कुछ भी मेरा है वो अब तुम्हारा है। प्लीज मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा। ये सुनकर जियांग नान तुरंत सुश को गले लगा लेती है। पहले तो वो थोड़ा चौंकता है, लेकिन फिर वो भी उसे प्यार से गले लगा लेता है। तभी वहां गॉडेस ऑफ लव प्रकट होती है और कहती है, जियांग नान ने आखिरकार अपने अतीत को स्वीकार कर लिया है, इसलिए अब तुम दोनों मिलकर अपने फ्यूचर को एम्ब्रेस कर सकते हो। वो बताती है कि इनाम स्वरूप जियांग नान की सोल पावर 60% तक बढ़ा दी जाएगी। फिर सुशी से कहती है, तुम्हारा प्यार बेहद मूल्यवान है, इसलिए अब तुम्हें अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए किसी भी सैक्रिफाइस की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों बेहद खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब सुशी बिना किसी की बलि दिए अपनी मार्शल पावर इवॉल्व कर सकता है। उधर वयोहा वांग डोंग को ढूंढते ढूंढते थक चुका होता है, लेकिन तभी वो एक ब्रिज पर बैठी एक फिगर को देखता है, और वो कोई और नहीं बल्कि हमारा लेजेंडरी थैंक सैंग होता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, आओ मुझसे बात करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। और इसी धमाकेदार मोमेंट के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।